सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से पुनः हमारा किसान संवाद का जो कार्यक्रम है, हम उसे सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बंद हो गया था बीच में किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण। और आज से ये किसान संवाद हम फिर से शुरू कर रहे हैं, तो सभी किसान भाई जो भी जुड़ना चाहते हैं या जो भी आपके परिचित हो, जो सोल से जुड़े हुए हों और जिनके पास उसका लिंक ना पहुंचे, तो वो आप उस लिंक के जरिए उनको भी ज्वाइन आने वाले सेशंस में करवा सकते हैं। जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं पिछले 3 सालों से सोल के साथ कार्यरत हूँ। मैं किसानों को जैविक खेती करना सिखाता हूँ, कैसे हमें जैविक खेती को लाना है, कैसे हमको परंपरागत खेती को छोड़कर रसायन के जाल से मुक्त होना है, कैसे हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे हमें हमारी मिट्टी को हर प्रकार की आने वाली बीमारियों से छुटकारा दिलाना है। उसको लेकर मैं और सोल मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो टिकाऊ और जैविक खेती एक ऐसी खेती है जो आपको आने वाले सैकड़ों सालों तक साथ देगी। अभी के समय में जो खेती हो रही है, वह केमिकल वाली जो खेती है, जो हम रासायनिक खेती कहते हैं, डीएपी, यूरिया या जो भी हम केमिकल यूज करते हैं, वो एक लंबा सफर नहीं है खेती के लिए। और ये सिद्ध हो चुका है, क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह जो हमारी खेती की मिट्टी है वो बंजरता की ओर जा रही है, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके साथ ही लगातार हमें हमारी मिट्टी में बीमारियां देखने को मिलती है। तो कैसे हम हमारी मिट्टी को सुधारें, कैसे हम हमारे उत्पादन को बढ़ा सके, कैसे हम हमारी मिट्टी में आने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सके, कैसे हम हमारी लागत को कम कर सके, और साथ ही साथ हम मानव स्वास्थ्य को लेकर भी कार्य कर सके। मतलब हमें मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भी कार्य करना चाहिए, जो केमिकल वाली खेती में संभव नहीं है। ये केवल और केवल जैविक खेती में ही संभव है। तो खेती की एक ऐसी पद्धति है जो भविष्य में जो पीढ़ियां हैं जो काम करेंगी आगे जाकर, या अभी कुछ ऐसी पीढ़ी है या नई जनरेशन है जो समझ चुकी है कि रसायन से होने वाली खेती लंबे समय तक कारगर नहीं। ये वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा कर रही है, लेकिन ये भविष्य के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं छोड़ रही है जो आने वाली जनरेशन इसको रेगुलर बेस पे कर सके, या कंटिन्यू या लगातार से यूज कर सके उस मिट्टी को। क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब होता चला जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में किसान साथियों का मनोबल भी टूट रहा है कि हम कब तक लागत लगाते रहेंगे, क्या हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर, आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर, पर्यावरण के बारे में सोचते हुए और हम सबको मिलकर सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना होगा। मिट्टी को लंबे समय तक हम उपयोग कर सकें, उसके लिए हमें जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा और इस केमिकल से होने वाली खेती से हमें बाहर आना होगा। अब चूंकि जो जैविक खेती होती है उसके भी कुछ सिद्धांत होते हैं। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है कि हमें हमारे खेती में उपयोग में आने वाले व्यवस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें जल होता है, मिट्टी होती है और हमारे मित्र जीवाणु होते हैं, या जैविक विविधताएं होती है, जो खाद होता है, या हमारे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो खेती में हमारी मदद करते हैं, जो परागण की क्षमता को बढ़ाते हैं। इन सब के लिए भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम एक अच्छी खेती, एक टिकाऊ खेती हम कर पाएंगे। इसके लिए हमें जल का भी संरक्षण करना है, मिट्टी को भी बचाना है और जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए जिन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो विशेष सहयोग हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं,
उनके जीवन की भी हमें व्यवस्था देखनी होगी। 1 ग्राम मिट्टी में करीब 3 अरब जीवाणु होते हैं। ये सुनने में बहुत लगता होगा ऐसा कि ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। 1 ग्राम मिट्टी में, एक स्वस्थ मिट्टी में करीब 3 अरब जीवाणु होते हैं, जो हमारी खेती में हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। फंगस, वायरस, इल्ली, रस चूसक कीट, इन सबको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को उठा उठाकर फसलों तक पहुंचाने का, उनकी जड़ों तक पहुंचाने का काम भी ये सूक्ष्म जीव करते हैं। तो जिनका अभी हम इस समय कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, अभी हम लगातार केमिकल डाल रहे हैं, कोई भी बीमारी आ रही है, हम केमिकल डालते हैं, और केमिकल डालने से वो मित्र जीवाणु भी धीरे धीरे हमारी खेती में से कम होते चले जा रहे हैं। सॉरी, कॉल आ गया था, 2 बार काटा, वो लगातार कर ही जा रहे थे। तो जैविक खेती क्या है, इसको लेकर हम आपको क्रमबद्ध वो चीजें समझाते हैं। तो जैविक खेती एक ऐसी प्राकृतिक कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें कंपोस्ट खाद, हरी खाद और फसल चक्र मतलब बार बार जो आप रेगुलर फसलें लेते हैं, जो क्रॉप लेते हैं, जो एक रेगुलर क्रॉप लेते हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, जो हर साल आप लेते हैं, हर सीजन पे आने पर उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है ना, कि उसे भी हमें बार बार चेंज करना होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना होता है, पर्यावरण में होने वाली जो कायाकल्प है उसको प्रॉपर बनाए रखना हमारा ध्येय होता है ना। मतलब जो अभी हम केमिकल वाली खेती करते हैं, उससे वायु भी प्रदूषित होती है, जल भी खराब हो रहा है, मिट्टी भी खराब हो रही है। तो सभी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से प्रकृति का नुकसान हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जैविक खेती की जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल, किसी प्रकार का रसायन का हम उपयोग नहीं कराते। सबसे पहले फसल चक्र का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई किसान है जो अभी रबी के सीजन में या अक्टूबर का जो महीना होता है, जब किसान गेहूं लगाते हैं और सरसों लगाते हैं, और फिर अगला जब चरण आए तो वो उस फसल को रोटेट कर दे, कि जब अगली साल जब हम लगाएंगे तब गेहूं ना लगा के हम चना लगा दे, या चना ना लगा के हम कोई दूसरी फसल ले लेंगे, हम सरसों ले लेंगे। आप उसको चेंज करें, उस साइकिल को, आप एक ही फसल ना लें।
एक ही एक फसल लेने से एक ही प्रकार के सभी पोषक तत्वों का लगातार मिट्टी से क्षरण होने लगता है, जिससे आने वाली फसलों में हमें बीमारियां, फसलों में कमी, फसलों का मजबूत ना होना, फसलों में लगातार कीटों का आक्रमण होना, ये सब समस्याएं लगातार बनी होती है। दूसरा हमारा जो चरण है उसमें है जैविक कीट नियंत्रण, जो अभी किसान साथी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो केमिकल से कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक में तो फिर भी, या मिक्स खेती करते हैं, थोड़ा बहुत वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो पूर्णतः केमिकल से खेती कर रहे हैं वो अपने खेती के मित्र जीवाणुओं को लगातार मारते चले जा रहे हैं, उनको कम करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम, सपोज कीजिए आपके खेत में जब भी कोई खरपतवार लगती है, कचरा उगता है, इल्ली आती है, दस कीट आते हैं, तो इसके लिए आप अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं, उनका स्प्रे करते हैं, उनको जमीन में चलाते हैं ड्रिप के माध्यम से, खुले पानी के माध्यम से। तो इसमें जो आपके शत्रु जीवाणु होते हैं, जो खेती को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो तो खत्म होते ही हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपके मित्र जीवाणु, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जो आपकी खेती में लगातार आपका सहयोग कर रहे होते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो खेती हमारी कमजोर हो रही है ना, वो इन्हीं कारणों से हो रही है। मित्र जीव है ही नहीं। आप कितना भी अच्छा पोषक तत्व उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो पोषक तत्व आप डाल तो रहे हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करके देने के लिए वो मित्र जीवाणु हमारी खेती में नहीं है। खाद है हरी खाद। तो अगर आप अपनी खेती में लगातार कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं, इससे आपकी मिट्टी में पोरसता बढ़ती है, आपकी मिट्टी भुरभुरी, नरम और मुलायम गद्दीदार हो जाती है। इसके लिए आपको गाय का गोबर, जिसे किसान साथी डायरेक्ट डाल देते हैं, कई किसान साथी क्या गूड़ा बना के रखते हैं, और कि जब फसल लगने वाली होगी उस समय हम इसको खेत में डाल देंगे। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, हमको कोई भी इस प्रकार का गोबर डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि उसके अंदर फंगस होते हैं, उसके अंदर व्हाइट ग्रब्स होते हैं, उसके अंदर ऐसे शत्रु बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं कि आप खेती को सुधारने की जगह आप खेती को बिगाड़ की ओर ले जाते हैं। आप जैसे ही उसको खेत में डालेंगे, तो व्हाइट ग्रब्स की समस्या जनरली देखने को मिलती है जब आप डाइट गोबर आप डालते हैं। तो उसको प्रॉपर फर्मेंट करके डालें, उसका भी एक तरीका होता है, कैसे हम उसे फर्मेंट करें, कैसे हम उस खाद को घर में अच्छी तरीके से तैयार करें, उसके बाद ही खेत में उसको आप उपयोग में लाएं। इसी प्रकार हरी खाद के माध्यम से भी आप अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं, अपनी खेती में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम किसान साथी को अलग अलग सलाह देते हैं। उसमें भी हरी खाद, जैसे उसमें आप जब आपका खेत खाली रहता है, तो आप उसमें तिल की खेती, सन की खेती, और बहुत सारे बीज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, ढेंचा, ये सब मिक्स करके भी आप अपनी खेती में 45 से 50 दिन के लिए आप इसे लगाएं, और इसे रोटावेटर और कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी में से मल्च कर सकते हैं। इससे भी आपकी मिट्टी में कार्बन की क्षमता बढ़ती है और मित्र जीवाणुओं की क्षमता भी बढ़ती है। अलग अलग प्रकार के, जब आप इस प्रकार की फसलों से हरी खाद तैयार करते हैं, तो उसमें हर प्रकार के आपके मित्र जीव आपकी खेती में काम करने के लिए आते हैं। अब जैविक खेती से हमें क्या लाभ है, क्यों करें हम जैविक खेती, तो उसको लेकर मैं किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती के बहुत लाभ हैं। उसके प्रमुख कुछ लाभ मैं आपके सामने डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहला जो मेन मोटिव है जैविक खेती करने का, जो सोल का भी मेन मोटिव है, और किसान साथियों को भी करना चाहिए, और अभी इस समय गवर्नमेंट भी इस ओर कदम बढ़ा रही है, साइंस से भरपूर
पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उत्पादन होता है। केमिकल फ्री खेती होती है, तो बहुत अच्छी मात्रा में बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड आपका तैयार होता है, जो आपकी खेती के साथ साथ समाज के लिए आप उसे एक अच्छे रूप में उन्हें देते हैं। ये एक तरीके का सामाजिक कार्य तो होता ही है, लेकिन इससे आपकी खेती में भी काफी लाभ होता है, क्योंकि जब आप केमिकल फ्री खाना देते हैं, जब वो लोगों तक पहुंचता है, तो धीरे धीरे लोगों में जो अभी इस समय हम बीमारियां देख रहे हैं, कैंसर है और बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लगातार केमिकल वाला खाना उत्पादित कर रहे हैं, लोगों तक समाज तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि हम हमारे परिवार को भी वही खिला रहे हैं, और फिर उसके बाद एक दूसरा चक्र हम अलग चालू कर ले रहे हैं हमारे जीवन, बीमारी वाला। अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज ये मिलना मुश्किल हो रहा। फंगस, इतने प्रकार का फंगस हो गया है मानव शरीर में कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, उसका इलाज भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लगातार हमारी धरती माता को इतना केमिकल डाल रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में वो फसलों के जरिए हम तक भी पहुंच रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम जैविक खेती की ओर जाएं, तो हम रसायन मुक्त खेती करें। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फायदा जो है वो ये है कि इससे आपकी मृदा का स्वास्थ्य डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य मिट्टी का सुधरता चला जाता है, उसका स्ट्रक्चर शानदार होता जाता है, शक्तिशाली होता जाता है। किसान साथी अभी जो काम करते हैं, किसान साथी ने कभी सोचे नहीं कि ये इल्ली क्यों आ रही है, ये रस चूसक कीट क्यों आ रहा है, ये वायरस क्यों आ रहा है, ये फंगस क्यों आ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है, मिट्टी कमजोर है, हम मिट्टी के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल करंट में अभी जो फसलें लगी हैं उसको लेकर ही हम काम कर रहे हैं। इल्ली आ गई, हम पहुंच गए, भैया इल्ली आ गई है, दवाइयां दे दो, आपने दवाई डाली। अरे भाई इल्ली आई क्यों? आपने उसकी तह तक जाने की कभी कोशिश ही नहीं की, और ये हर साल का आपका रोटेशन हो गया, हर फसल में आपका हो गया कि इल्ली आएगी मुझे ये दवाइयां डालनी है, रस चूसक कीट आएंगे मुझे दवाई डालनी है, फंगस आएगा मुझे दवाई डालनी है। अरे भाई ये सब समस्याएं जो वो मिट्टी में ही है, जो आप लोगों ने लगातार केमिकल डाल डाल के उसको बढ़ा लिया, मित्र जीवाणु खत्म कर दिए, फंगस खाने वाले मित्र जीवाणु है नहीं, दीमक खाने वाले नीमाटोड्स, मित्र नीमाटोड्स आपकी खेती में है ही नहीं, व्हाइट ग्रब्स को खत्म करने वाले मित्र बैक्टीरिया आपकी खेती में है ही नहीं, रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने वाले बैक्टीरिया आपकी खेती में है ही नहीं, इल्ली को खाने वाले बैक्टीरिया आपकी खेती में है ही नहीं, सभी बैक्टीरिया तो आपने मार डाले, तो नेगेटिव जीवाणु आपकी खेती में ज्यादा आ रहे हैं। भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें होती है ना, जब कोई सकारात्मक स्थिति कमजोर हो रही है तो उसके ऊपर नकारात्मक स्थिति हावी होती है। सेम स्थिति ये हमारी मिट्टी के साथ हो रही है। किसान साथी अगर इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, तो वो धीरे धीरे अपना लगातार बजट बढ़ाते चले जाएंगे, उनकी लागत, उनका खर्चा बढ़ता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और उत्पादन भी ना के बराबर बचेगा। आखिरी में फिर आपके पास हल ये रहेगा कि या तो हम खेत को बेच दें, किसी कॉलोनाइजर को बेच दें, किसी फार्म हाउस वाले को बेच दें, किसी वेयर हाउस वाले को बेच दें, लेकिन हर किसान थोड़ी ये कर सकता है, जिसका जीवन यहाँ पर ही खेती से चल रहा हो, वो ये सब नहीं कर सकता। तो अभी भी समय है, जैविक खेती करेंगे तो आपका, हमारा, समाज का, धरती माता का, सबका कल्याण होगा। इसके अलावा हमको जो परागण करते हैं ऐसे मित्र बैक्टीरिया होते हैं, तितली है, बीटल्स है, भंवरे हैं, ततैया है, ये सब मित्र कीट है। ये पहले खेतों में देखने को बहुत मिलते थे, अब नहीं आते। ये इसलिए नहीं आते क्योंकि इतना केमिकल डाल दिया, बेचारे परागण कहाँ से करेंगे, वो परागण करने आते मर जाते हैं वो, या उसकी स्मेल से ही दूर भाग जाते हैं। तो जब आप जैविक खेती करेंगे तो आपकी खेती में परागण की क्षमता भी बढ़ेगी, हर प्रकार के मित्र जीव जो परागण में सहायता करते हैं वो आपकी खेती में आपको देखने को मिलेंगे। जहां आपके 10 फूल आ रहे होंगे ना किसी फसल में, वहां आपके 100 फूल आ जाएंगे, परागण की क्षमता बढ़ जाएगी। तो उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है, जो जैविक खेती में ही हो सकता है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण जो सबसे जरूरी है कि जैविक खेती से पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। हम जो लगातार हम जल डालते हैं खेती में, उसको हम दूषित होने से बचा सकते हैं। वायु में जो लगातार हम केमिकल डाल के प्रदूषण कर रहे हैं,
उसको भी रोका जा सकता है, और मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही आप जो लगातार अभी देख रहे हैं ना, जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन भी इसी कारण हो रहा है। हर कभी बारिश हो जा रही, अति बारिश हो जा रही। पहले ऐसी बारिश थोड़ी होती थी, पहले सब सीजनेबल होता था। बारिश के समय में ही बारिश होती थी, उस हिसाब से फसलें होती थी, उस हिसाब से काम होता था। ये पूरा हमने पर्यावरण का स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया है। इसी कारण लगातार कभी बारिश, कभी तेज धूप, कभी तापमान में बढ़ोतरी, जो लगातार फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तापमान अधिक हो जाता है, फसलें झुलस जाती है, जल जाती है। तापमान अत्यधिक इतना कम हो जाता है, पाला पड़ जाता है। अत्यधिक बारिश हो जाती है, फसलें गलने लगती है। ये सब हमने ही बिगाड़ा है। इसको अगर हम आज सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये खराब ही होना है। अब सोल का जो मेन मोटिव है वो है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो मोटिव है वो है भूमि उपचार, मृदा का सुधार। किसान साथी इसको ध्यान नहीं देते कि अगर हम मिट्टी को एक बार मजबूत कर दें, उसमें जो हमारी कमी हो गई है सभी पोषक तत्वों की, उसको एक बार हम उसमें बिल्ड कर दें, उसमें सभी मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी को डेवलप कर दें, तो हमारी मिट्टी पहले के समान हो सकती है, जो आज से 50 60 70 साल पहले हुआ करती थी। कि केवल गाय का गोबर, गोमूत्र, हरा चारा, ये सब से ही खेती हो जाती थी। ना के बराबर हमें पोषक तत्वों को डालना होता था, क्योंकि सभी पोषक तत्व उसमें विद्यमान थे। अब केमिकल डाल डाल के शुरू में तो बहुत अच्छा उत्पादन मिला किसानों को, जब हरित क्रांति आई, खूब डीएपी यूरिया डाला, सल्फर डाला, फॉस्फेट डाल रहे, सब डाल रहे, तो उस समय तो उत्पादन बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मिट्टी हमारी अच्छी थी। उसने डबल स्पीड में रिजल्ट दिए। जो उसको देना था वो तो उसने दिया, इसके अलावा जो आपने केमिकल डाला उससे भी रिजल्ट आपको तेजी से मिले। लेकिन धीरे धीरे फिर ये सिचुएशन कम होती चली। मिट्टी के स्ट्रक्चर डे बाई डे खराब होता चला गया, मित्र जीवाणु डे बाई डे खत्म होते चले गए। और इस प्रकार फिर हमारे यहाँ इल्ली, रस चूसक कीट, वायरस आ गया, फंगस आ गया, ब्लाइट आ गया, कुछ भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? मिट्टी कमजोर है भाई। जरा सा तापमान बढ़ता नहीं है, फसलें खराब होने लगती है। जरा सा तापमान गिरता नहीं है, फसलें खराब होने लगती है। हमने मिट्टी के सिस्टम को खराब कर दिया है, उसकी उर्वरक क्षमता को बिल्कुल निम्न स्तर पे ले आए हैं। अभी हम लोग, कार्बन बचे ही नहीं है। कार्बन 0.025, 0.035, इतने ही कार्बन है। कम से कम 1 से 2% कार्बन होना चाहिए अच्छी खेती में। जंगल में होता है 6 से 7% कार्बन। जंगल में कहीं कोई कुछ डालने नहीं जाता, ना कोई खाद डाल रहा है, ना कोई बीज डाल रहा है, ना कोई पानी डाल रहा है। ऑटोमेटिकली वहां सिस्टम चल रहा है। ऑटोमेटिकली जब गर्मी आती है, पतझड़ का समय आता है, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, वो नीचे जाते हैं। वहां के डिकम्पोजर बैक्टीरिया उन सबको खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। बारिश होती है, बारिश में वो खाद मिट्टी में मिल जाती है, कार्बन बढ़ जाता है, और वापिस पौधों को नई ब्रांचेस मिल जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है, फ्रूटिंग आ जाती है। तो ये सब सर्किल चल रहा है, वहां कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है खेती में। वहां 50 50 100 100 फीट बड़े पेड़ है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, लेकिन पेड़ के ऊपर के आखिरी पत्ते तक सभी पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, क्योंकि सिस्टम चल रहा है। वहां कोई सिस्टम डिस्टर्ब ही नहीं किया। खेती में भी पहले यही सिस्टम था, लेकिन अब धीरे धीरे खेती में नई नई टेक्नोलॉजी तो आती जा रही है, लेकिन साथ में केमिकल का इतना ज्यादा मतलब उपयोग किया जा रहा है कि मिट्टी में जान ही नहीं बची। वेंटिलेटर पे चल रही है आपकी मिट्टी। जब तक आप उसमें केमिकल डालते रहेंगे, फसल आती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होगा, लागत आपकी बढ़ेगी। तो पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करने के लिए खाद के साथ सभी प्रकार के जैविक उर्वरक और प्राकृतिक खनिजों का हम उपयोग कराते हैं मिट्टी उपचार में। भूमि उपचार जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार का मृदा का पूरा कायाकल्प ही चेंज कर देता है। इसके बाद हम इसमें इनरिच सॉइल्स डलवाते हैं। आयोनिक ग्रीन, जो ज्वालामुखी मिट्टी है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सल्फर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सभी मिनरल्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, जो नेचुरल वे से प्राप्त किए जाते हैं, खदानों के माध्यम से।
28 से 32% का हम आयरन डलवाते हैं। ऐसा इंडेक्स वाइज उसमें होती है। इस प्रकार के सभी पोषक तत्वों से हम मिट्टी के कायाकल्प को चेंज करते हैं। इसके बाद हम इसमें सभी लाभकारी बैक्टीरिया भी उसमें इनबिल्ट कराते हैं, जो खेती में इन सभी पोषक तत्वों को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा वायु संचार, जड़ों के प्रवेश के सुधार करने के लिए हम मिट्टी की पोरसता को खोलते हैं, मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाते हैं। हम जो मृदा का जो स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ मिट्टी जो होती है ना, वो जीवन से भरपूर होती है। उसमें सभी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सभी कवक पाए जाते हैं, सभी प्रकार के मित्र कीट होते हैं, सभी प्रकार के मित्र केंचुए होते हैं। ये सभी मिलकर हमारी मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधारते हैं, उसकी संरचना का सुधार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आपकी मिट्टी में पोरसता आ जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, नरम हो जाती है, तो धीरे धीरे आप जो भी फसल लगाते हैं ना, उनकी जड़ों का विकास तेजी से होता है। अभी तो मिट्टी क्या कॉम्पैक्ट है, मिट्टी हार्ड है, लगातार डीएपी यूरिया के माध्यम से 6 इंच के नीचे की मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि प्लांट की जड़ें या फसलों की जड़ें, कोई भी जो क्रॉप लगाते हैं, वो तेजी से फैल ही नहीं पा रही है। छोटी छोटी जड़ें रह जा रही है। जड़ें जितनी छोटी रही है, उतनी कम मात्रा में पोषक तत्वों को उठा रही है। तो जब आपकी मिट्टी का सुधार होता है, तो धीरे धीरे आपके प्लांट्स, आपकी फसलें, जो भी आप क्रॉप लेते हैं, सब्जियां, सब में तेजी से जड़ों का विकास होता है। जड़ें स्वस्थ होती हैं, फंगस से रहित रहित होती हैं, कोई वायरस नहीं होता है, कोई कीट इनको परेशान नहीं करता है, जड़ एकदम स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि वहां पे सभी मित्र जीवाणु भी इसमें सहायता करते हैं। इसके अलावा जब मिट्टी का सुधार जब आप करते हैं, तो इसमें मिट्टी की जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। अभी क्या होता है ना, अभी हम जब पानी आता है, बारिश आती है, हम पानी चलाते हैं, तो पानी या तो एकदम से पूरा नीचे बैठ जाता है, या फिर ऊपर भरा रहता है। लेकिन फसलों को जितना पानी चाहिए, वो पानी की बैलेंस ही नहीं बन पाता है। अधिक समय तक पानी भरा रहेगा तो फसलों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, उनमें तना गलन हो जाएगा, जल गलन हो जाएगा, रूट रॉट आ जाएगा, फंगस आ जाएगा, जड़ें काली पड़ जाएंगी, भोजन नहीं उठा पाएंगी। या ये मिट्टी जहाँ कॉम्पैक्ट होती है ना, वहां ये स्थिति बनती है। ऐसे ही जहाँ मिट्टी भुरभुरी और रेतीली होती है, वहां भी जल धारण की क्षमता कमजोर रहती है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा क्ले या इस प्रकार की ऐसी मिट्टी नहीं होती है जो मिट्टी में जल को पकड़ के रख सके। रेतीली मिट्टी में जल कैसे पकड़ के रखेगी पानी को? तो उसके लिए मिट्टी का सुधार होना बहुत जरूरी है, ताकि फसलों को जितना भी हमें पानी आवश्यक रूप में चाहिए है, उतना फसलें रोक के रख सके। उसके लिए माइक्रो राजा ऐसे मित्र बैक्टीरिया खेती में काम करते हैं। इस प्रकार आप जल धारण की क्षमता को भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा जब मिट्टी का आप सुधार करते हैं, तो इसमें पोषक तत्वों की परिपूर्ण परिपूर्णता हो जाती है। मिट्टी में हर प्रकार के पोषक तत्व आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ पोषक तत्व किसी न किसी प्रकार में, कोई ना कोई पोषक तत्व एक दूसरे पर डिपेंड होता है। कोई भी पोषक तत्व जब कम होता है ना, हल्का फुल्का भी, तो मिट्टी में समस्या आती है, मिट्टी में समस्या से फसलों में समस्या आती है। आपकी मिट्टी में जैसे ही आयरन कम होगा, आपकी मिट्टी में लगातार आपको इल्ली का अटैक देखने को मिलेगा। जिसमें मिट्टी में आयरन कम रहेगा, वहां इल्ली आएगी। जिस भी मिट्टी में सल्फर कम रहेगा, कैल्शियम कम रहेगा, वहां रस चूसक कीट आएंगे। जिस भी मिट्टी में जिंक की कमी रहेगी, वहां पर फंगस वायरस आएगा। तो हम इनको भी मैनेज कराते हैं। जब हम पोषक तत्वों की परिपूर्णता मिट्टी में कर देते हैं, तो आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर भी सुधर जाता है, और आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी मिट्टी में बीमारियां ना के बराबर बसती है, और आपका जो उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब जो आपकी मिट्टी है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो आपके रासायनिक से जो खतरे हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि लगातार हम जो सिंथेटिक या रासायनिक केमिकल और कीटनाशक का बार बार उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी का जो जीवन वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है।
अत्यधिक जो हम जब जुताई करते हैं लगातार, तो जुताई से लगातार करने से मिट्टी का कार्बन भी उड़ता चला जाता है। जो मिट्टी में थोड़ा बहुत कार्बन है ना, वो हम लगातार जुताई से भी खत्म कर रहे हैं, गहरी जुताई कर रहे हैं। इससे भी मिट्टी को नुकसान है। एक ही फसल बार बार ना लगाएं, फसल का चक्र चेंज करें। इससे भी आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर ठीक होता है। खराब सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी की लेवलिंग बराबर होनी चाहिए, खेत लेवल होना चाहिए, नालियां प्रॉपर होना चाहिए, बेड प्रॉपर स्थिति में होना चाहिए। ड्रिप के माध्यम से अगर हम पानी दे रहे हैं तो प्रॉपर ड्रिप का इरिगेशन बराबर व्यवस्था होनी चाहिए। बेंचुरी की व्यवस्था जैसी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ ढलान है, एक तरफ बीच में गड्ढा सा आ गया है, पानी वहां भरा दे रहा है। इससे भी आपकी फसलों में काफी नुकसान आता है। फंगस वगैरह इसलिए आता है, लगातार पानी भरा रहेगा। तो पानी की निकासी की भी हमको विशेष व्यवस्था देखनी चाहिए। अधिक पानी देने से भी नुकसान है फसलों में, और कम पानी देने से भी नुकसान है। तो संतुलित मात्रा में पानी का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अधिक पानी भरा रहेगा तो फंगस आएगा, जड़ें गलेंगी, फसलें गलेंगी। और अगर कम पानी रहेगा तो सूखे की स्थिति बनती है, प्लांट सूखने लगती है, जड़ें खराब होने लगती है, और प्लांट जो है वो डोरमेंसी में जाने लगता है, वो तनाव स्थिति में जाने लगता है। तो उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं ना, कि गर्मी होती है तो क्या बोला जाता है, ज्यादा पानी पियो भाई। इसलिए बोला जाता है डिहाइड्रेशन नहीं हो। ये सब का भी फसलों पर भी ऐसे ही सेम असर होता है। अब मिट्टी के सुधार के अलावा सोल जो है वो 4 चरणों में काम कर रहा है। सोल के प्रमुख 4 चरण है, जिसके द्वारा आप आपकी मिट्टी को सुधार सकते हैं, आप अपनी खेती को सुधार सकते हैं, आप आपका उत्पादन बढ़ा सकता है, और आने वाले समय में आप आपकी लागत क्षमता को भी कम कर सकते हैं। यहां तक कि आपको जो मजदूर, जो लेबर इशू आता है ना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो सोल में प्रथम जो चरण जो बताया गया है वो है मृदा प्रोषण। मृदा की तैयारी, मिट्टी की तैयारी हम कैसे करें, मिट्टी में हम कौन कौन से पोषक तत्वों को डालें जिससे हमारी मिट्टी का स्ट्रक्चर पुनः पहले ऐसा जंगल की तरह हो सके। या आज से 50 साल पहले जो हमारे दादा परदादा खेती किया करते थे, वैसी मिट्टी हो जाए, भुरभुरी नरम, कि हम चलें तो बिल्कुल पंजे अंदर घुस जाए, सॉफ्ट। उसके लिए हमने आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड जैसे प्राकृतिक खनिजों की व्यवस्था करी है, जो देश के अलग अलग कोनों से हम एकत्रित करते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा, आयरन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म मिनरल्स होते हैं जिनकी मात्रा को विशेष ध्यान रख के और लेब टेस्टिंग कराकर ही इन सॉइल्स को हम मिट्टी में डलवाते हैं। वो भी आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी सॉइल टेस्टिंग के अनुसार। हम सॉइल टेस्टिंग पहले करवाते हैं किसानों से। सॉइल टेस्टिंग के आधार पर ही पता चलता है कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी हो गई है, किन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे। इसके जरिए हम काम करते हैं। इसके अलावा हम ज्वालामुखी से निकलने वाली मिट्टी, इसके अलावा सफेद खनिज और कार्बनिक खनिज मिश्रण जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति भी मिट्टी की बनावट को सुधारने के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। ये आधारभूत कदम जो है वो मिट्टी की स्थिति और स्वच्छ जल के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। दूसरा चरण, मिट्टी में जब हम ये सभी पोषक तत्वों को मिला देते हैं अच्छे से, मात्रा के अनुसार, जो आवश्यकता अनुसार, जो आपकी रिपोर्ट के अनुसार होता है, तो सेकेंड चरण होता है कार्बन की उपलब्धता कराना। तो कार्बन की उपलब्धता कराने के लिए हम जैविक अपशिष्टों का यूज कराते हैं, जैसे गोबर की खाद, सब्जी के छिलके, बची हुई सब्जियां, जो कच्ची सब्जियां होती, फल है, इनको कैसे हम फर्मेंट करते हैं गुड़ के साथ, इसकी भी हम
खेती में उपयोगिता लाते हैं। इसके अलावा हम सभी किसान साथियों को जिनके पास गाय की व्यवस्था है या गोबर या गोमूत्र की व्यवस्था है, उनको हम बायो फर्टिलाइजर कार्बन बैग लगाने की सलाह दें। बायो फर्टिलाइजर कार्बन बैग कार्बन की पूर्ति के लिए इतना शानदार और इतना सस्ता उपयोगी संसाधन है, ऐसी चीज है ये कि आपकी मिट्टी में 6 महीने से साल भर के अंदर आपका कार्बन 1% से लेके 2% तक हो सकता है। सबसे मेन जरूरी तत्व है कार्बन। मिट्टी में कार्बन नहीं है, इसकी सभी समस्या है। तो मिट्टी में कार्बन को बढ़ाने को लेकर हम कंपोस्ट खाद, सब्जियां, ये सब फर्मेंट करा के डलवाते हैं। इसके लिए हम बायो फर्टिलाइजर कार्बन बैग का सेशन देते हैं। किसान साथी इसे बहुत सारी जगह ऐसी जगह कार्बन बैग मिल जाते हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसका 2.5 से 3 एकड़ में खर्चा, साल भर का खर्चा 1 एकड़ का 1,000 रुपये आता है मात्र। 100 रुपये महीना भी खर्चा नहीं है 1 एकड़ का, उस बैग की जो लागत है। इसमें केवल आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी छाछ, डेली बेसिस पे आप इससे ऐसी सैलरी या ऐसा लिक्विड निकाल सकते हैं जिसमें 25 से 40% का प्योर कार्बन होता है। 1 एकड़ में आपको 500 से लेकर 800 लीटर तक इस कार्बन पदार्थ को चलाना होता है। साल भर में का 6 महीने में आप मिट्टी का स्ट्रक्चर खुद बदलता देखेंगे। आप मिट्टी को हाथ से खोदना शुरू कर देंगे पंजों से। ना आपको ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, ना जुताई करना, ना कुछ करना, हाथ से खोद लेंगे आप अपनी मिट्टी को। तीसरा जो चरण हमारा होता है वो होता है कि इसके बाद पहली चरण में हमने सभी प्रकार के एनरिच सॉइल्स को इनबिल्ट करा दिया। सेकेंड चरण में हमने खाद की व्यवस्था करके मिट्टी में डाल दी। तीसरा जो मेन चरण है वो है माइक्रोबियल कल्चर का उपयोग करना, हर प्रकार के मित्र जीवाणु की कॉलोनी को अपनी खेती में क्योंकि भाई हमने भोजन तो डाल दिया हर प्रकार का, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जीवाणु भी तो होना हमारी खेती में। तो इसके लिए हम राइजो बैक्टीरिया, डीकम्पोजर, फंगल बैक्टीरिया, रोग नियंत्रक, माइकोराजा, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सल्फर, सभी प्रकार के मित्र जीवाणु की कॉलोनी को डेवलप करते हैं। क्योंकि आयरन को कन्वर्ट करके देने के लिए आयरन का जीवाणु लगेगा, सल्फर को कन्वर्ट करने के लिए सल्फर का जीवाणु लगेगा। इस प्रकार सभी प्रकार के मित्र बैक्टीरिया की कॉलोनी हम उसमें डेवलप कराते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मैंने बताया कि 1 ग्राम मिट्टी में 3 अरब जीवाणु होते हैं, ये मिट्टी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं, फसलों को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जमीन में पड़े हुए पोषक तत्वों को कन्वर्ट करके जड़ों तक पहुंचाने का काम यही सूक्ष्म जीव करते हैं। तो हम इनकी कॉलोनियों का भी डेवलपमेंट अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा कराते हैं। फिर चौथा और महत्वपूर्ण जो चरण है कि जब तक हमारी फसलें मिट्टी से सीधे पोषक तत्वों को ना उठाने लगे, या जब तक हमने जो इनरिच सॉइल्स डाली है या मिनरल्स ऐड किए हैं या कंपोस्ट खाद दिए, जब तक हम स्प्रे के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से नैनो उत्पादों का उपयोग कराते हैं, जिससे प्लांट 4 से 6 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए हम कॉपर से बने प्रोडक्ट, चांदी से बने प्रोडक्ट, गोल्ड से बने प्रोडक्ट, इसके अलावा हम नैनो सल्फर, नैनो जिंक, नैनो कैल्शियम, नैनो फास्फोरस, नैनो एनपीके, नैनो नाइट्रोजन, ये सभी ऐसे पोषक तत्व हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में हमने डेवलप कराए हैं, लैब में क्वालिफाइड साइंटिस्टों के द्वारा, लैब टेस्टेड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। आप इनका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक प्लांट या आपकी फसलें या 6 महीने में मिट्टी आपकी इस कदर ना हो जाए कि भोजन उठाना। इस प्रकार 4 क्रिया के द्वारा आप अपनी फसलों को मजबूत बना सकते हैं, आपकी मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुधार सकते हैं, मित्र जीवाणु कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपको लागत लगे, लेकिन ये लागत एक बार की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर भूल जाइए आप। फिर ऑटोमेटिकली आपका
जो लागत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, उत्पादन बढ़ता चला जाएगा। ये होना ही है, क्योंकि हमने मिट्टी का स्ट्रक्चर भी सुधार दिया। जो नेचर का सिस्टम था, हमने वो नेचर के सिस्टम को इनबिल्ट कर दिया आपकी खेती में। इस प्रकार अब आपकी खेती को सदृढ़, मजबूत, पोषण से भरपूर और बीमारियों से आजाद, और आपकी खेती भी शानदार होगी, आपका जीवन भी खुशहाल होगा। आप खुद बोल देंगे यार, ये खेत मेरा कितना शानदार हो गया, मैंने क्या सोचा था और ये क्या है। मैं क्या सोचता था खेत के बारे में, और ये आप देखो आप क्या स्थिति, कितनी शानदार स्थिति हो गई मेरे खेत की। इसके लिए सोल आपका हर कदम पे साथ देगा। तो यह है सोल की प्रक्रिया खेती कराने की, पूर्णतः जैविक में आने के लिए। अब अभी तक जो हमने ये डिस्कशन किया है, इसको लेकर किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं। या अभी करंट में कोई समस्याएं चल रही हैं, या आने वाली फसलों के लिए उन्हें इस प्रकार से खेती करना है, इसको लेकर वे सवाल कर सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो भी किसान साथी सवाल पूछना चाह रहे हैं वो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। अश्विन जी, भानु सोलंकी जी, भावना पटेल जी, निकुंज जी, प्रफुल्ल जी, श्री राम जी, कोई भी प्रश्न हो माइक को अनम्यूट करें, पूछ सकते हैं। कोई अभी समस्या करंट चल रही हो आपकी खेती में, उसको लेकर आपको कोई सलूशन अभी चाहिए हो, उसको लेकर आप पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, श्री राम जी, नमस्कार सर, हाँ। बताएं। हाँ, प्रणाम सर। जी जी, सर प्रणाम वो सर, बताएं। सामान जब गया था वो मिट्टी वगैरह, तो अच्छा। उस दिन अच्छा, आप बा- उदय से बात कर रहे हैं ना? जी जी सर। तो जी जी, बारिश हो गई और बताइए तब सर। से बारिश लगातार होती रही। ठीक है। हम उसका उपयोग कर नहीं पाए। ठीक है। अब नवंबर में कर पाएंगे। आसपास धान के ठीक खेत है। लग गए सब। जी जी, अच्छा, और ठीक है ना, तो नवंबर में क्या लगाएंगे आप? नवंबर में हम गेहूं बोएंगे। अच्छा। ठीक है। और और जो डिब्बे में थे और जो दिए थे आप प्रोडक्ट, जी जी उनमें जी जी कुछ जी। तो लिखा है, कुछ जो है हम चाहते हैं कि आप जो है उसके एक जानकारी मिल हाँ। जाए हमें। उनको जी जी जी। उत्पादों को कैसे और कब उपयोग करना है। नहीं, वो तो बिल्कुल बता दिए गए, क्योंकि आप पहले क्या भूमि उपचार करने वाले थे ना, तो उस हिसाब जी। से हमने चीजें सब भिजवाई थी। लेकिन बारिश ने सब बीच में प्रॉब्लम कर दी। मिट्टी तो आपका सुरक्षित रखी हुई है, वो तो हम बता देंगे कि जैसे ही आपका, या अभी आपको कुछ धान में यूज करना होगा तो उसको लेकर मैं बता दूंगा आपको। धान में नहीं करना है सर। धान बोए वो बो ही तो फिर नहीं क्या, पाए। हाँ। धान बो अच्छा, नहीं इतना पाए। बारिश है? जी अरे वो आपके यहाँ तो सब बहुत बारिश है। तो ये ठीक है, वो तो मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा किस चीज को कैसे यूज करना है। मेरे पास लिस्ट है आपकी, आपने क्या क्या जी लिया था। जी सर। ठीक है सर। जी ठीक है। जी। और वो भसम रसायन किट आपने ऑर्डर करी थी, पहुंच गई आपको? हाँ, वो पहुंच गई। वो भस्म रसायन हमने बना लिया है। और तीन बहुत ड्रम बढ़िया। हमने 3 ड्रम जो 200 लीटर वाले हैं, उनमें जी। मीठा जैव रसायन बनाया है, एक जैव रसायन बनाया है उसका जामुन का, और ठीक 2 ड्रम है। बनाए हैं कद्दू के, बहुत और एक बढ़िया। 50 लीटर का बनाया है नींबू का। ठीक है, अ- बहुत शानदार। जी, अभी और बनाएंगे। अभी है हाँ, तो टाइम। कड़वा और बना के रख लीजिएगा, हाँ, अखाव वगैरह के पत्ते का, कड़वा धतूरे का, भी है ना? बनाएंगे। और उसका एक्स्ट्रा बनाएंगे वो अकौआ के फूलों का। हाँ ठीक है ना, बनाइए। वो पोटाश वगैरह की पूर्ति के लिए अच्छा होता है वो, कोई दिक्कत हाँ नहीं हो, जी। कीटों को भी नियंत्रित करता है। अब रवि की तैयारी हम अभी से कर लें पूरी। ठीक है ना? जी नहीं नहीं, बिल्कुल, मेरे पास आपकी सारी डिटेल है। जी आप सर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना? ठीक है ना जी। जी जी, प्रणाम सर।
जी प्रणाम। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अजीत। जी हेलो। नमस्ते अश्विन भैया। हाँ हाँ जी जी, नमस्ते। मैंने जो प्लांट लगाए उसके अंदर है ना, वो कुछ दीमक लगती है यार, ऊपर से वो सूख रहे हैं। अभी मैंने अभी वो अच्छा जो मिट्टी का जो ट्रीटमेंट अभी अभी लास्ट संडे को ही करवाया, लास्ट दो वीक पहले ही। अच्छा। जी जी मतलब, जी। और अभी वो राकेश जी आके गए, लेकिन वो दीमक की हाँ वजह हाँ से हाँ। प्लांट वो हो रहे हैं। भैया तो एक आध प्लांट की मुझे जल की फोटो भेज पाओगे जो सूख रहा हो बिल्कुल, उसको निकाल जड़ को धो के भेजना आप मुझे दीमक फोटो। दीमक की वजह से वो हो जाती है, पूरी दीमक ही लग पक्का जाती है। दीमक ही है ना? तो भैया उसमें हाँ, फिर अपने को जीरो टोड और भक्षक पीएम देना पड़ेगा। मैं आपको उसकी प्रोसेस लिख के दे, ठीक है ठीक है। जैसे हमको उसको कंट्रोल करना है ना, स्टेप बाय स्टेप 4-5 स्टेप है उसकी, उससे कंट्रोल हो जाता है वो। ठीक है ठीक है, कब आने वाले हो अहमदाबाद में? तो भैया मैं आ जाऊंगा, ठीक बीच है में ठीक कभी है रहा ठीक तो बिल्कुल आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है ठीक। जी जी। जी भैया। ओके। ओके। जी किसी और, निकुंज जी, भावना जी, प्रफुल्ल जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। किसी किसान साथी का प्रश्न हो तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। भावना जी, निकुंज जी, प्रफुल्ल जी, बेनीवाल जी, कोई सवाल हो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। किसी भी किसान साथी का प्रश्न हो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम क्लोज कर सकते हैं। जी जी। तो किसी किसान साथी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आज किसान संवाद समाप्त करते हैं। कल पुनः 6 बजे इसी समय मिलेंगे। और मैं चाहूंगा किसान साथी अपनी समस्याओं को नोट करके आए, जो भी समस्याएं आ रही है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो आपकी समस्या हो वो किसी अन्य किसान साथी की भी समस्या हो। तो यहाँ हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं ना। तो आप माइक अनम्यूट करके बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, प्रवचन जैसा चलता रहेगा। ये है कि आप अगर अपनी खेती को सुधारना चाहते हैं, उससे अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सवाल रखने होंगे, तभी तो जवाब मिलेगा। ये मंच है ही इसलिए, आपको कहीं आना जाना थोड़ी है, घर बैठे बस सवाल ही तो पूछने हैं जो समस्याएं आपको आ रही है। जो आप केमिकल की दुकान पे जाके लगातार इतना केमिकल डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? जैविक चीजों से, जैविक बैक्टीरिया के द्वारा सभी के लिए इलाज हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं केमिकल डालने की, क्यों मिट्टी खराब करना है? उसके लिए ही हम बैठे हैं। देने का ये कोई पैसा नहीं लग रहा है आपको। आप पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे आपको क्या समस्या है। अश्विन जी ने पूछी दीमक की समस्या, हम उनको बताएंगे कैसे सॉल्व होगी, और जब सॉल्व होगी तो वो खुद ही इस मंच पे आके बताएंगे कि कैसे ठीक हुई। तो कोशिश करें कल जो भी किसान साथी जुड़े हैं अपने सवालों को लेकर आए, ताकि हम उन्हें जवाब दे सके, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। और कल का तो रमा टॉपिक में भी कोई सॉइल सवाल नहीं टेस्टिंग है। के बारे में होगा, ये भी बता दीजिए, जी ताकि वो अगर कुछ जी। डाउट्स हो वो भी पूछ सकें। कल का जो टॉपिक रहेगा वो सॉइल टेस्टिंग को लेकर रहेगा। कैसे किसान साथियों को अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, उसमें कैसे कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, कैसे हम उसे पूर्ण कर सकते हैं, उसको लेकर कल हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए किसान संवाद हम समाप्त करते हैं। सभी किसानों का बहुत बहुत सहयोग, बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया हमें। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद जितेंद्र जी, इतने देर ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। और कल मिलेंगे जी बेसिक मैम। सॉइल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके ओके।